इसमें पॉइंट नंबर 10 तक पढ़ा था, इसमें पॉइंट नंबर 11 व्हीकल्स फॉलिंग इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम एक्ट, और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ सच व्हीकल्स, व्हीकल्स एक अलहदा है, फिर पार्ट्स ऑफ सच व्हीकल्स अलहदा है, इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर फिनिशिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट, बट एक्सक्लूडिंग सच गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। ये भी वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर आपका इनपुट अलाउ नहीं होगा। फर्नीचर फर्निशिंग आ गई, ऑफिस इक्विपमेंट्स आ गए, लेकिन याद रखना है कि ऑफिस इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर शामिल नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर पे इनपुट क्लेम करने की इजाज़त है, जो उसने ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया है। और आई थिंक एक दफ़ा ICAP ने इसको पूछा भी हुआ है अपने पेपर्स में। तो कैश रजिस्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इनके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। बाकी जो व्हीकल्स आपने ख़रीदी हैं, ऑफिस ने ख़रीदी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उन व्हीकल्स के ऊपर इनपुट क्लेम करने की इजाज़त नहीं है। उन व्हीकल का कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, पार्ट रिप्लेस कराते हैं, उस पार्ट को परचेज़ करते हैं, तो उस पर भी इनपुट क्लेम करने की इजाज़त नहीं है। फर्नीचर के ऊपर नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट में नहीं है। सर्विसेज इन रिस्पेक्ट टू विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज़ बार्ड अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ। ये बात याद रखिएगा, जो सर्विसेज होती हैं वो आती है रेलिवेंट प्रोविंशियल सेल टैक्स के अंदर। जिस तरह पंजाब के अंदर चल रहा है PRA, सर्विसेज जो रेंडर्ड की जाती हैं, ये हमारा पंजाब का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके अंदर ये चीज़ आती है। इसी तरह सिंध के अंदर चलता है SRB, ठीक है, जो सिंध रेगुलेटरी बोर्ड जो होता है उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि जो सर्विसेज आपने ली हैं, जिस तरह गुड्स परचेज करते हैं इस तरह सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स होता है। तो लेकिन अगर कोई ऐसी सर्विसेज जिस पे रेलेवेंट सूबे ने इनपुट टैक्स बार्ड कर दिया हो, नॉट अलाउड कर दिया हो, तो वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। ऐसी सर्विसेज जिस पे रेलेवेंट सूबे ने इनपुट टैक्स को बार्ड कर दिया हो, तो वो भी आप क्लेम नहीं करेंगे, उसका टैक्स भी क्लेम नहीं करेंगे। Import or purchase of agricultural machinery or equipment subject to sale tax at the rate of 7% under the 8th schedule to this act। ऐसी एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट का इंपोर्ट जिस पे जो सेल टैक्स का रेट है वो 7% है, उसके इनपुट के ऊपर भी आप उसका इनपुट भी आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि सेल टैक्स रेट ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, 18 से कम है, तो शायद इस वजह से लॉ ने उसका जो इनपुट है वो अलाउ नहीं किया हुआ। From the date to be notified by the board, such goods and services which at the time of filing of return by the buyer have not been declared by the supplier in his return or has not paid amount of tax due as indicated in his return। ये वाली बात हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि अगर सेलर ने अपनी सेल रिकॉर्ड नहीं की तो बायर जो है उस परचेज के ऊपर इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, कल पढ़ा था। और इसी तरह बायर ने 18 रुपये का टैक्स दे दिया और सेलर ने वो टैक्स गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा नहीं करवाया, तो उस पर भी वो बायर इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। द इनपुट गुड्स और सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू द सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन प्रो डेटा बेसिस फॉर विच सेल इनवॉइसेस do not bear the NIC number or NTN as the case may be of the recipient as stipulated in section 23। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी प्रैक्टिकली भी एक क्वेश्चन देखेंगे हम जिसमें ICAP ने इसे टेस्ट किया है और बड़े अच्छे तरीके से इसे टेस्ट किया है इस पॉइंट को। बल्कि इसको अभी होल्ड करें, इसके साथ ये पहले मैं सेक्शन 73 कराऊँ, फिर साथ में वो भी करवाऊँगा आपको। बल्कि इसको करा ही देता हूँ, खैर है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला मार्केट ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप ऑफ कंप्रेसर्स, ये भी वही वाली बात है कि
कंप्रेसर्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका इनपुट अलाउ नहीं है, स्पेसिफिकली उसने कुछ आइटम बता दिए। अच्छा, अब आप कुछ सेल कर रहे हैं, सप्लाई की है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। हमने ये पढ़ा था कि जब आप सेल करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो जो सेल टैक्स इनवाइस है उसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा और उसका एनटीएन नंबर लिखा होगा, लेकिन ये तो पर्सन ही अनरजिस्टर्ड है। तो इसके लिए लॉ कहता है कि जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो उसके जो बिल या इनवाइस देंगे उस पर क्या लिखेंगे? एनआईसी नंबर। एनआईसी तो होगा ना उसका। तो जब सप्लाई कर रहे हैं कोई आइटम अनरजिस्टर्ड बंदे को, तो उसको सप्लाई करते वक्त जो इनवाइस इशू करेंगे उसके ऊपर क्या लिखेंगे? एनआईसी नंबर। हाँ, अगर आपने ये काम नहीं किया कि उस इनवाइस के ऊपर एनआईसी नंबर नहीं लिखा ऐसी सप्लाई को जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, तो ये वाली जो सप्लाई है, ये वाली सप्लाई, इस सप्लाई के अगेंस्ट जो रॉ मटेरियल परचेज किया होगा उसके ऊपर जो इनपुट होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ऐसी सप्लाई जो अनरजिस्टर्ड बंदे को की है और करते वक्त उसका एनआईसी नंबर नहीं मेंशन किया, तो सिर्फ इस सप्लाई से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल होगा, इस सप्लाई से रिलेटेड जो परचेज, कह लें कंफ्यूजन अगर हो रही है तो, इस सप्लाई से रिलेटेड जो परचेज होगी उसका जो इनपुट है वो डिसअलाउ कर दिया। लगी बात सही समझ? यानी कि वो उसको रिवर्स लेके जा रहा है बिल्कुल उसकी इनिशियल तक। वो कहता है कि तुमने ऐसा काम किया ही क्यों? सेलर को कहता है कि तुमने ऐसा काम किया ही क्यों कि अनरजिस्टर्ड को बेचते टाइम एनआईसी नंबर नहीं लिखा। अब अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने लॉ की डिसोबेस की है, सजा ये है कि तुमने ये जो सप्लाई की है इससे रिलेटेड जो खरीदारी की है उसमें इनपुट डिसअलाउ कर दो। लगी बात की समझ? तो ये थोड़ा सा उसको इनिशियल स्टार्ट तक लेके गया है कि ऐसी सप्लाई जो किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को की है और करते वक्त एनआईसी नंबर नहीं लिखा, तो सिर्फ उस सप्लाई की परचेज का इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाए। उस सप्लाई की परचेज का इनपुट डिसअलाउ कर दिया। जी क्लियर है? आगे चले। Payment through banking channels, section 73. Certain transactions and input tax related thereto that are inadmissible. Number 1 point, payment exceeding 50,000 other than utilities must be through banking channel. एक पर्सन है, वो सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को भी, रजिस्टर्ड को भी, और ये दोनों ही मार्कर एक जैसे, मेरा ब्लैक मार्कर तो पकड़िएगा, अनरजिस्टर्ड को भी। तो ये जो सेक्शन 73 है ना, वो यहां अप्लाई होगा। सेक्शन 73 इस पे अप्लाई हो रहा है, इसमें सेक्शन 73 अप्लाई नहीं होगा, ये मैं लिख नहीं रहा। चले, तो अब ये सप्लाई कर दिया रजिस्टर्ड पर्सन को, अब हम देखते हैं क्या होना है आगे। ठीक है, सप्लाई की है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो सेक्शन 73 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 73 है क्या, ये देखते हैं। रजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई की है, इसका मतलब आप ये समझ लें कि कॉटन है, कॉटन जो है उसने वो सप्लाई कर दी है स्पिनिंग इंडस्ट्री को, जहां धागा बनता है, स्पिनिंग इंडस्ट्री को।
तो ए जो है दैट इज कॉटन जिनर और बी जो है वो एक स्पिनिंग इंडस्ट्री है। अब ए ने बी को कॉटन सप्लाई की है। अब आई एम अज्यूमिंग कि जो बी है दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। ए ने बी को सप्लाई की है कॉटन और ये दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है, दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखते हैं क्या होता है। पेमेंट एक्सीडिंग 50,000 अदर देन यूटिलिटीज मस्ट बी थ्रू बैंकिंग चैनल। अब ए ने बी को जो सप्लाई की है तो यानी कि बी की परचेज हो गई, ठीक है। अब ये जो बी है स्पिनिंग इंडस्ट्री वाला जो पर्सन है, इसको इनपुट तब लगाओगा अगर उसने इस कॉटन की पेमेंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो कैसे की हो, बैंकिंग चैनल के थ्रू की, सही है। अगर इसने इसकी पेमेंट जो की है ए को वो 50,000 से ज्यादा की अमाउंट है तो किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू की है। अगर ये स्पिनिंग वाले ने कॉटन की पेमेंट 60,000 रुपए की थी और कैश में कर दी तो इसको उसका इनपुट अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो इनपुट क्लेम करने के लिए जरूरी है अपनी परचेज अगर 50,000 से ज्यादा है तो उसकी पेमेंट कैसे करें, बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, ना के कैश में करें। जाहिर बात है दोनों रजिस्टर्ड होंगे तो वो ये इनपुट क्लेम करेगा और वो 18% का सेल टैक्स देगा, ठीक है। ये बात तो कर रहा हूँ सप्लायर रजिस्टर पर्सन को दे रहा है, रजिस्टर पर्सन रजिस्टर को दे रहा है तो सेक्शन 73 लग रहा है। पेमेंट मस्ट बी मेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द बायर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। Bank account of both the buyer and the supplier should be declared to the board at the time of registration through change of particulars of subsequently. पेमेंट पहली बात तो ये कि उसने 50,000 से ज़्यादा की है तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है। दूसरी बात ये कि बी ने अपने बिजनेस अकाउंट से ए के बिजनेस अकाउंट में पेमेंट करनी है और बिजनेस अकाउंट वो जो एफबीआर को डिक्लेयर किया हुआ अपनी रिटर्न में कि मेरा ये बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। बिजनेस अकाउंट भी वो वाला जो एफबीआर को डिक्लेयर किया है कि मेरा ये वाला बिजनेस अकाउंट है। तो इसलिए बी जो पेमेंट करेगा ए को वो उसके अपने बिजनेस अकाउंट से ए के बिजनेस अकाउंट में करेगा। पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज ऑफ द इश्यूएंस ऑफ द टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर बी ने ए से उधार में चीजें ली हैं, अगर बी ने ए से उधार में चीजें ली हैं तो बी के लिए लाजिम है कि 180 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर दे। अगर उसने 180 दिनों में पेमेंट ना की तो उसने जो इनपुट क्लेम कर लिया था वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। वो इनपुट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। समझ लगी बात नहीं? वो तो बात की बात है, अलाउ हो जाएगा फिर बाद में। 3 पॉइंट्स हैं कि अगर सेक्शन 73 अप्लाई हो रहा है, अभी रजिस्टर पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर रजिस्टर पर्सन ने स्पिनिंग ने कॉटन की पेमेंट 50,000 या उससे ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, लार्जर है इक्वल भी लिखा हुआ है, एक्सीड 50 है। अगर 50,000 से यानी कि 50,000 तक कैश में कर सकते हैं। अगर 50,000 से ज्यादा है तो जरूरी है कि जो बी है वो स्पिनिंग इंडस्ट्री वाला जो है वो कॉटन वाले को जो पेमेंट करे वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करे। नहीं करेगा तो उसका इनपुट, इसका इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जरूरी है कि ये अपने बिजनेस अकाउंट से इसके बिजनेस अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करे, ठीक है। और बिजनेस अकाउंट भी वो कौन से वाला जो एफबीआर को डिक्लेयर किया गया है। तीसरी बात ये कि इसने अगर उधार में चीजें खरीदी है तो इसके लिए लाजिम है कि 180 दिनों में इसको पेमेंट कर दे। अगर उसने 180 दिनों में उसे पेमेंट ना की तो इसने जो इनपुट क्लेम किया है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। मैं लगे समझ, कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? ये सारी बातें हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, रजिस्टर्ड बायर के पर्सपेक्टिव से, कि उसे इनपुट अलाउ कब हो रहा है।
ठीक है, दोनों रजिस्टर्ड हैं और ये सारी कंडीशंस किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बायर के नाम, कि बायर को इनपुट कब कब अलाउ है और कब डिसअलाउ हो जाएगा। सही है, ये याद रखना है। इसके नीचे देखें लिखे इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड द बायर विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स रिफंड जीरो रेटेड। अगर इनमें से जो 3 कंडीशनों में से कोई भी ना फुलफिल की जाए तो बायर जो है वो इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा। थैंक यू। बायर जो है ये इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सप्लायर विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स रिफंड जीरो रेटिंग इफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। ए ने बी को चीजें बेची, कॉटन बेची, ठीक है। जब ए ने बी को कॉटन बेची तो जो बायर था ना उसने बैंक में पैसे नहीं दिए, बैंक में पैसे नहीं, उसने कैश दे दिया। क्या दिया उसने? कैश दे दिया। इसका इनपुट डिसअलाउ हो गया। अब 50,000 से ऊपर की अमाउंट थी, इसका इनपुट डिसअलाउ हो गया। इसने क्या किया कि वो कैश उठाया और अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। सजा के तौर पे लॉ ये कहता है इसने कॉटन बनाने के लिए जो पीछे रॉ मटेरियल खरीदा था इसको उसका इनपुट डिसअलाउ कर दो। समझ लगी? जैसे यहां पे भी पहले पढ़ा था, क्योंकि बायर ने पैसे दिए कैश में, बायर ने इसको पैसे दे दिए कैश में, 50,000 से ज्यादा की अमाउंट थी। दोबारा सुनिएगा, बायर ने पैसे दे दिए सेलर को, किसमें? कैश में, ठीक है। सेलर ने वो कैश उठाया और अपने बिजनेस अकाउंट में जमा करा दिया, लेकिन सजा के तौर पे लॉ ये कहता है कि इसने कैश क्यों एक्सेप्ट किया। जब हमने मना किया है कि भाई कैश एक्सेप्ट नहीं करना, इसने कैश क्यों एक्सेप्ट किया। अब प्रॉब्लम ये है, अब सजा ये है कि इसने कॉटन बनाने के लिए अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज की जिसका इनपुट इसने क्लेम किया, वो इसे डिसअलाउ कर दो, ठीक है। इसको, इसका इनपुट डिसअलाउ कर दो ए को। अगर कैश में ट्रांजैक्शन हुई, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने किया इसको देख लें कि अगर बायर ने कैश दिया सेलर को तो सेलर को इसका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, सेलर को उसका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। पहले तीनों पॉइंट्स जो थे वो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ किसके थे? बायर के, ठीक है, रजिस्टर्ड बायर। जो चौथा पॉइंट है जो मजीद जो भी पड़ा कैश वाला, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है? सेलर के पॉइंट कि वो भाई सेलर का इनपुट डिसअलाउ कर देगा। तो लॉ ने सेल टैक्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो रिस्ट्रिक्ट उस बंदे को तो नहीं कर रहा, लेकिन वो जो उसके साथ रिलेटेड है उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। मतलब ना सिर्फ इसको रिस्ट्रिक्ट किया है बल्कि इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई तुमने कैश क्यों लिया। सही है ना? जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि जब सेलर जब तक अपनी इनवॉइस, सेल टैक्स इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा तो बाहर अपनी परचेज शो ही नहीं कर पा सकता। तो जैसे वहां लिंक्ड किया है, यहां पे भी लिंक्ड किया है। जैसे इससे पहले भी पढ़ा था कि अगर अनरजिस्टर्ड को सप्लाई कर दे तो उसको पीछे से उस सप्लाई के अगेंस्ट, परचेज के अगेंस्ट इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। तो वो लिंक्ड कर देता है 3-4 चीजों को इकट्ठा ही, 3-4 कनेक्शंस को। Note 1, इनपुट टैक्स शुड बी रिवर्स इन द मंथ आफ्टर लैप्स ऑफ 180 डेज। 180 दिन गुजरने के बाद इनपुट टैक्स जो है वो रिवर्स कर दिया जाएगा। नोट 2, सेक्शन 73 नॉट एप्लीकेबल और रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू अनरजिस्टर्ड। ये देखिए, ये लहरा लिखा हुआ है ना कि इसके ऊपर सेक्शन 73 नहीं लगता, इसके ऊपर सेक्शन 73 लगता है, इसके ऊपर सेक्शन 73 नहीं लगता। हाउएवर सप्लायर शुड
डिपॉजिट कैश इन हिज बैंक अकाउंट टू क्लेम इनपुट। इसके लिए क्या होगा कि जो सप्लायर ने अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की, उसने आगे से कैश दे दिया, तो वो कैश उठाएगा और अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देगा, तो उसे इनपुट जो है वो क्लेम हो जाएगा सप्लायर को। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 73 जो है अनरजिस्टर्ड पे नहीं लगता, रजिस्टर्ड में लगता है। रजिस्टर में वो कैश जमा नहीं करा सकता, अनरजिस्टर्ड के केस में वो कैश उठा के अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देगा, तो ये वाला प्रॉब्लम उसके साथ नहीं हो। जी ठीक है, एनी कंफ्यूजन? थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं आज की, किसी किस्म में कोई कंफ्यूजन? ये जो 2 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना, कि जिसमें सप्लायर को भी उसका इनपुट डिसअलाउ होता है, एक ये वाला पॉइंट पढ़ा कैश वाला, और एक इससे पहले उस सेक्शन 8 के अंदर लास्ट पॉइंट जो पढ़ा है, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें सप्लायर को उसका इनपुट डिसअलाउ हो जाता है। सही है, तो ये याद रखना है बस आपने। इसके अलावा हर जगह बात हो रही थी बायर के इनपुट की, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें सप्लायर को उसकी इनपुट की हिट पड़ रही। अच्छा जी, आगे चले। आगे एक डेफिनेशन तो नहीं, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है, पेज नंबर 153 पे। चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आईकेएफ का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स से मतलब क्या है? चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स से मतलब ये है कि मार्च का महीना था और 15 मार्च हो गई, और पहली 15 को रेट था 18%, और 15 से 31 तक 16 तारीख से रेट हो गया 20% सेल टैक्स का। अब टैक्स रेट बदल गया है, अब क्या करें? ठीक है, सेल टैक्स का रेट बदल गया है, अब क्या करें? तो ये इसके बारे में ये बता रहा है। इफ देयर इज अ चेंज इन द रेट, टैक्स शैल बी एप्लीकेबल एज अंडर। A taxable supply made by a registered person shall be charged to tax at such rate which is in force at the time of making supply। टैक्स का पहली बात तो ये रेट वो लगेगा जब सप्लाई की है। सप्लाई की है से क्या मुराद है? जब डिलीवरी दी है। टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था ना, जब डिलीवरी दी है तो जिस दिन डिलीवरी दी जाएगी उस दिन का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। सबसे पहली बात है, जिस दिन डिलीवरी दी जाएगी उस दिन का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। दूसरी बात, इंपोर्टेड गुड्स शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द सच रेट एज इन फोर्स। इंपोर्टेड गुड्स के केस में 2 चीजों को याद रखना है। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस। क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस, इन दोनों में फर्क क्या है? होम कंजम्पशन क्या होता है कि गुड्स पोर्ट पे आई, आपने इंपोर्ट करवाई थी, पोर्ट पे गए, तो आप गुड्स जब लेने गए, जैसे ही पोर्ट पे आई आपने गुड्स क्लियर करवाने के लिए जीडी दिया, गुड्स डिक्लेरेशन, गुड्स क्लियर कराई और वहां से डायरेक्ट डिस्पैच कर दी अपने वेयर हाउस के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर। तो ये क्या जी? होम कंजम्पशन। ठीक है, गुड्स पोर्ट पे आई, आपने जीडी प्रेजेंट किया, गुड्स क्लियर कराई, क्लियर करवाने के बाद उनको डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री में पहुंचा दिया गया, ये आता है होम कंजम्पशन। क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस क्या होता है कि अक्सर ऐसे होता है कि जिन्होंने गुड्स इंपोर्ट की हो उनके पास जगह अभी मौजूद नहीं होती अपनी गुड्स अपने वेयर हाउस में लाने की, अपनी फैक्ट्री में लाने की। तो वो क्या करते हैं कि कुछ पोर्ट के पास गवर्नमेंट के जो वेयर हाउस है वहां पे वो चीजें चले जाती हैं, उसके फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट पैसे लेती है। तो वो चीजें आई इंपोर्ट के टाइम पे
और वहां से शिफ्ट हो गई वेयर हाउस के ऊपर जो गवर्नमेंट के अपने थे। अब जब आपकी फैक्ट्री में स्पेस बनी तो आप उन वेयर हाउस में गए, जीडी प्रेजेंट किया और वहां से चीजें उठाई। इन्हें क्या कहेंगे? क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस। फर्क समझ लगा है? होम कंजम्पशन में पोर्ट से डायरेक्टली किधर आ रही है? अपनी फैक्ट्री प्रेमिसेस में। लेकिन क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस में क्या है कि आप गवर्नमेंट के वेयर हाउस से चीजों को क्लियर करा रहे हैं। पोर्ट के पास जो वेयर हाउस थे, ठीक है, जो पोर्ट के पास वेयर हाउस थे वहां पे आपके गुड्स चले गए क्योंकि आपकी फैक्ट्री में जगह नहीं थी, तो अब आपकी फैक्ट्री में जगह बन गई, अब वहां से चीजों को क्लियर करा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस। अब देखते हैं कि इसमें क्या टर्मिनोलॉजीज वो यूज कर रहा है। In case the goods are entered for home consumption on the date on which a goods declaration is presented, अगर तो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को अपनी फैक्ट्री में, तो जिस दिन जीडी प्रेजेंट की है उस दिन का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ठीक है, होम कंजम्पशन के केस में जिस दिन जीडी प्रेजेंट किया उस दिन का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। In case the goods are cleared from the warehouse on the date on which goods declaration for clearance of such goods is presented, जिस दिन warehouse से क्लियर कराई है उस दिन का सेल टैक्स का रेट लगेगा। सही है, बेशक इंपोर्ट होके पहले उधर पहुंच गई थी, लेकिन हमने जिस दिन वेयरहाउस से क्लियर कराई है उस दिन का सेल टैक्स का रेट लगेगा। इस केस में जिस दिन पोर्ट से डायरेक्टली क्लियर कराई है उस दिन का सेल टैक्स रेट लगेगा, और इसमें जिस दिन आपने वेयरहाउस से क्लियर कराई है उस दिन का सेल टैक्स का रेट लगेगा। और अगर इंपोर्ट नहीं कर रहे, सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई के केस में जिस दिन गुड्स की डिलीवरी करते हैं उस दिन का सेल्स टैक्स का रेट लगेगा। Where the goods declaration is presented in advance, आपको बहुत ज्यादा जल्दी थी, ठीक है, इतनी जल्दी थी घर में बैठा नहीं जा रहा था। 10 तारीख को गुड्स आनी थी, आप 5 तारीख को ही पोर्ट पे चले गए और जाके जीडी प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आपने एडवांस में जीडी प्रेजेंट कर दिया, तो फिर क्या रेट लगेगा वो देख लेते हैं। द अराइवल ऑफ द कन्वेंस बाय विच द गुड्स आर इंपोर्टेड, द टैक्स shall be charged at the rate as in force on the date on which the manifest of the conveyance is delivered। जिस दिन वो चीजें डिलीवर होंगी पोर्ट पे उस दिन का सेल टैक्स का रेट लगेगा। मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस इज डिलीवर्ड, जिस दिन पोर्ट पे चीजें डिलीवर होंगी उस दिन का सेल टैक्स का रेट लगेगा, क्योंकि जीडी आपने एडवांस में जमा करा दिया है, इस टाइम क्लियरेंस का नहीं लग रहा, बल्कि गुड्स जिस दिन पोर्ट पे डिलीवर होंगी उस दिन का सेल टैक्स का रेट लगेगा। मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस इज डिलीवर। तो 4 पॉइंट्स हैं इसमें। पहली बात ये कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो जिस दिन डिलीवरी की है उस दिन का सेल टैक्स का रेट लगेगा। अगर आपने 15 के बाद सप्लाई की है तो 20% रेट लगेगा, 15 से पहले की है तो 15%, 18% का सेल टैक्स का रेट लगेगा। ठीक है सर, अगर मेड अवेलेबल हो, मेड अवेलेबल है डिलीवरी बाद, मेड अवेलेबल टाइम ऑफ सप्लाई हमने वही जो पढ़ा है वही होगा। मेड अवेलेबल के केस में मेड अवेलेबल का डेट लगेगा। ठीक है, अगर मेड अवेलेबल है, क्योंकि वो सप्लाई हो गई ना हमारी नज़दीक। ठीक है, अच्छा एक ये बात। दूसरी बात, अगर आप होम का इंपोर्ट के केस में, ये दोनों केसेस कब चल रहे हैं? इंपोर्ट में। इंपोर्ट के केस में जब आप होम कंजम्पशन कर रहे हैं, डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो जब आपने गुड्स को क्लियर कराया इंपोर्ट से वो रेट लगेगा। और जब आपका वेयर हाउस से क्लियर हो रहा है, इन केस आपके पास फैक्ट्री में जगह नहीं थी, आपने वेयर हाउस में किसी थर्ड पार्टी वेयर हाउस या आपने गवर्नमेंट के जो वेयर हाउसेज होते हैं पोर्ट के पास वहां जमा करा दिया है, तो वहां से क्लियर जब कराएंगे उस दिन का रेट लगेगा। और अगर आपने एडवांस में जमा करा दिया जीडी और गुड्स डिलीवर हो रहे थे 10 तारीख को, आपने 5 तारीख को जाके जीडी जमा करा दिया है, तो 10 तारीख को जो रेट ऑफ सेल टैक्स होगा जब आपकी गुड्स डिलीवर होगी वो वाला रेट लगेगा। If the tax is not paid within 7 days of the presenting of the goods declaration under section 104 of the Custom Act, the tax shall be charged at the rate as in force on the date on which the tax is actually paid। ये important बात है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि जीडी प्रेजेंट